मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है कि कैसे तुम पिछले साल अगस्त में फ्रांस में गिरफ्तार हुए थे। मुझे लगता है मुझे ये कहना चाहिए, ये किसी टेक लीडर पर पावर का सबसे वर्स्ट ओवररीच था जो मैंने कभी होते हुए देखा है, ना तो रिसेंट हिस्ट्री में और ना ही पूरी हिस्ट्री में। तो ये वाकई थोड़ा ट्रेजिक है, लेकिन ये वही बात है जिसकी हम लोग हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं। तो क्या तुम हमें वो पूरी स्टोरी सुना सकते हो कि क्या हुआ था? तुम फ्रांस पहुंचे। मैं पिछले साल अगस्त में फ्रांस गया था, बस 2 दिन की शॉर्ट ट्रिप के लिए। फिर मैंने देखा कि 10 से 12 आर्म्ड पुलिसमैन ने मुझे ग्रीट किया और फिर उन्होंने मुझे उन्हें फ़ॉलो करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक लिस्ट सुनाई, करीब 15 गंभीर अपराधों की, जिनका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया था। ये माइंड बॉगलिंग था। पहले मुझे लगा कि उनसे कोई गलती हुई है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सच में सीरियस थे और वो मुझ पर टेलीग्राम यूज़र्स के क्राइम्स का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो एलिजिडली कुछ यूज़र्स ने किए थे। और उन्हें लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, जो कि जैसा तुमने कहा बिल्कुल बेकार बात है। ये इस प्लैनेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। कोई भी देश, यहाँ तक कि या तानाशाही ने भी किसी टेक लीडर के साथ ऐसा नहीं किया। इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। उसके पीछे रीज़न्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि तुम बिज़नेस और टेक कम्युनिटी को ऐसे मैसेजेस भेजकर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो उन्होंने अ, मुझे पुलिस कार में बिठाया और कुछ ही देर में उन्होंने मुझे पुलिस कस्टडी में ले लिया। एक छोटा कमरा, बिना खिड़की का, और उसके अंदर कंक्रीट का बना एक छोटा-सा बेड। मैं वहाँ लगभग 4 दिन तक रहा। इस प्रोसेस में मुझे पुलिस वालों को उनके कुछ सवालों का जवाब देना पड़ा। वो जानना चाहते थे कि टेलीग्राम कैसे काम करता है। तो ज़्यादातर जानकारी तो वैसे ही पब्लिक में है, और मुझे ऐसा लगा जैसे या तो उन्हें बहुत कम समझ है या फिर बिल्कुल ही समझ नहीं है। उन लोगों ने मेरे खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है, सोशल मीडिया कैसे काम करता है। मतलब एक टेक फाउंडर के लिए ये थोड़ा डार्कली पॉलिटिकल सा है कि एक प्लेटफॉर्म पर जहां करोड़ों लोग आपस में बात कर रहे हैं और तुम कई दिनों तक कंक्रीट पे पड़े हो, कोई तकिया नहीं, कोई खिड़की नहीं। ये तो एक किताब की तरह है। मुझे याद है, मैं फ्रांस काफ्का का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसने भी ऐसे ही अजीब सिचुएशंस पे लिखा है, इसलिए उसकी कहानियों को काफ्काइस्क कहा जाता है। एक कहानी है जो उसने ऐसी सिचुएशन के बारे में लिखी थी और शायद प्रेडिक्ट किया था, जिसका नाम था डी ट्रायल, जहाँ एक इंसान को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर लिया जाता है और वो लंबे टाइम तक जुडिशियल सिस्टम में फंसा रहता है। और उस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ना तो अरेस्ट हुआ इंसान और ना ही सिस्टम का कोई इंडिविजुअल मेंबर पूरी तरह समझ पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता है और आखिर में वो बंदा, स्पॉइलर अलर्ट, मानसिक रूप से टूट जाता है। असल में जब ब्यूरोक्रेसी ऐसे बेतुके रूप में होती है तो ऐसा ही हाल होता है। वो इंसान की आत्मा को तोड़ देती है, जो हम सब में है। ये ब्यूरोक्रेसी की नेगेटिव साइड है। मैं इस चीज़ की अब्सर्डिटी पे तुमसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर ये कोई इश्यू फिक्स करने की असली कोशिश होती, तो टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली बात करने के और अपनी परेशानी शेयर करने के बहुत सारे तरीके थे, और हम किसी भी इश्यू को एक नॉर्मल डिप्लोमैटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दुनिया के बाकी सारे देश अपनी दिक्कतें सुलझाते हैं, और टेलीग्राम के साथ तो हमने दर्जनों बार ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हाँ, तुम्हारा पेज बढ़िया है। ये ऐसे डिटेल्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सच में नहीं सोचते। लेकिन
टेलीग्राम सीएसएएम और आतंकवादी समूहों को मॉनिटर एंड मॉडरेट करने में सबसे आगे था। एक अच्छी साइट है telegram.org/moderation, जो दिखाती है कि कितने ग्रुप्स और चैनल्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी और सीएसएम एक्टिविटी में लगे होते हैं, जिन्हें टेलीग्राम द्वारा सक्रिय रूप से ब्लॉक किया जाता है। तो जैसा तुमने कहा, इस काम को बहुत बड़े स्केल पर मशीन लर्निंग के साथ ऑटोमेशन से किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरे जैसे न्यूब्स जो टेलीग्राम पर सिर्फ बातें करते हैं सोचते भी नहीं हैं। वहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो असल में चीज़ें कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करती हैं और तुम्हें उन्हें तुरंत ढूंढ कर पकड़ना होता है। मुझे लगता है कि सब प्लेटफॉर्म को इससे निपटना पड़ता है और टेलीग्राम इस तरह के कंटेंट से निपटने में अच्छा कर रहा था। और तुम जो कह रहे हो वो ये है कि फ्रेंच सरकार को इसका कोई आइडिया नहीं है। क्या उन्हें पता भी है कि मशीन लर्निंग क्या होती है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंत तक वो इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख जाएँगे, यही मेरी आशा है। वैसे भी तुम सही बोल रहे हो टेलीग्राम को ही देख लो, हम पिछले 10 सालों से हमारे ऐप पर पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हार्मफुल कंटेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। असल में जब से हमने टेलीग्राम पर पब्लिक चैनल्स लॉन्च किए हैं तब से, और करीब शायद पिछले 7-8 सालों से डेली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट डाल रहे हैं कि हमने हर रोज़ चाइल्ड अब्यूज़ या टेररिस्ट प्रोपेगेंडा से जुड़े कितने चैनल्स टेक डाउन किए। हर दिन हम ऐसे शायद सैकड़ों चैनल्स टेक डाउन करते रहते हैं। और अगर तुम सारे तरह का कंटेंट इंक्लूड करो, जैसे अकाउंट्स, ग्रुप्स, चैनल, पोस्ट, तो हर हफ्ते में लाखों की संख्या में पीस हटाए जाते हैं और रोज़ के हिसाब से हज़ारों की संख्या में। और फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है और चाइल्ड पॉर्न के बारे में कुछ देखकर गुस्से में आ जाता है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इमोशनली चार्ज्ड होता है। और फिर वो डेटा, लॉजिकल थिंकिंग और लॉज़ पर नहीं, बल्कि गलत इनपुट से आने वाले इमोशंस पर बेस्ड होकर काम करने लगता है। हाँ, मुझे ये एकदम क्लियर कर देना चाहिए कि किसी भी कारण से फ्रेंच गवर्नमेंट का तुम्हें अरेस्ट करना जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन फिर भी तुम आज इस सिचुएशन में हो। साफ कहें तो तुम्हें जज के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। ये सब बिल्कुल ब्यूटीफुली absurd है। हंसने वाली बात होती अगर ये इतना सीरियस ना होता। तुम्हें हर कुछ समय बाद जज के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? फ्रांस में इन्वेस्टिगेटिव जज का एक रोल होता है। दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर यह सिस्टम नहीं है। इसका मतलब मैं ट्रायल पर नहीं हूँ, बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और फ्रांस में सिर्फ पुलिस या प्रोसिक्यूटर ही सवाल नहीं पूछते, बल्कि जज भी पूछता है। मेरे एक्सपीरियंस में वो प्रोसिक्यूटर जैसा ही होता है, बस जज का नाम दिया है। और इसी वजह से अपील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम्हें कुछ कंट्रीज़ में ट्रैवल करने से रोक दिया गया है, तो उस रिस्ट्रिक्शन पर अपील करने में बहुत टाइम लग जाएगा। असल में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। सोशल मीडिया रेगुलेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को सॉल्व करने का ये तरीका मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अब्सर्ड और हार्मफुल है। ये गलत टूल है। इसलिए हमने खुद ही इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन डाला और अपील भी किया। मुझे लगता है हमने पिछले साल किया था, लेकिन आज तक अपील की हियरिंग डेट भी नहीं मिली, क्योंकि पूरा प्रोसेस बहुत पेनफुली स्लो है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। जिससे मुझे लगता है कि सिस्टम कई लेवल्स पर ब्रोकन हो सकता है। और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिन पर फ्रेंच जस्टिस सिस्टम का असर पड़ा है। उन्होंने मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज बताई कि कैसे बिजनेसेस, जजेस
बहुत अननेसेसरी एक्शंस की वजह से पैरालाइज़ हो गए, जो बाद में पूरी तरह से अनजस्टिफाइड और बायस्ड निकले। आखिर में हो सकता है कि शायद तुम हायर कोर्ट तक जाकर जस्टिस पा लो, लेकिन इस प्रोसेस में तुम बहुत सारा टाइम और एनर्जी खो दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वही चीज़ है जो इस केस में अलग और डिफरेंट रहेगी, जैसा तुमने काफ़्का की स्टोरी में बताया था, उसी तरह। मतलब जैसा कफ़्का बताता है वैसे ही समय के साथ ये बहुत से लोगों को तोड़ देता है। तो तुम कब उम्मीद करते हो? हमने ये भी देखा कि तुम्हें काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस से बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी। अब तुम दुबई जा सकते हो, हम अभी दुबई में हैं। मैं यहाँ काम करने वाले कई और लोगों से भी मिला। टेलीग्राम का हेडक्वार्टर दुबई में है, पर तुम्हें कहीं और ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है। तुम टेक्सास आकर मुझसे कब मिलने वाले हो? मेरे साथ वहाँ घूमने के लिए? ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे अकेले के एक्शंस पे डिपेंड नहीं करता। मैं बस कह सकता हूँ कि मैं पेशेंट हूँ और मैं अपनी आज़ादी पर इस लिमिटेशन को अपने एक्शंस डिक्टेट करने नहीं दूँगा। मैं तो अगर कुछ हुआ भी फ्रीडम्स को डिफेंड करने के लिए और भी ज़्यादा डबल डाउन करूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड महसूस किया है कि आज़ादी के बिना कैसा लगता है। पुलिस कस्टडी में जब तुम बस फँसे हो उन लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और तुम्हें खुद नहीं पता होता कि दुनिया में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। तो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो मुझे फ्यूचर बता दे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है हमने धीरे-धीरे वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, जो पिछले अगस्त में मेरी फ्रीडम पर लगाई गई थी। और अगर फ्रेंच सरकार या फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी किसी तरह का बैकडोर तरीका चाहती है प्राइवेट यूज़र मैसेजेस तक पहुँचने का, तो तुम उन्हें क्या कहोगे? क्या वो इन प्राइवेट यूज़र मैसेजेस तक पहुँचने के लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। मेरा जवाब बहुत क्लियर होगा। बस इतना है कि शायद वो पोलाइट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ कह सकते हैं क्योंकि तुमने टाई पहनी हुई है। हाँ, ये एक सीरियस एडल्ट जेंटलमैन्स का प्रोग्राम है। लेकिन लोगों की चिंता ये है कि जब गवर्नमेंट्स इतना प्रेशर डालती हैं, तो समय के साथ तुम टूट जाओगे और गिव इन कर दोगे। और फिर बाकी जगहें उसी को प्रोपेगेंडा बनाकर तुम्हें अटैक करेंगी। तुम पर तो ऑलमोस्ट हर देश से अटैक होता ही रहता है। तो ये मीडियम ऑन परेड करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, फ्रीडम के लिए लड़ना, लोगों की प्राइवेसी बचाना। लेकिन तुम लोगों को क्या कह सकते हो ताकि वो भरोसा रखें कि तुम अपने प्रिंसिपल्स सैक्रिफाइस नहीं करोगे, चाहे फ्रेंच सरकार कितना भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश करे? मुझे तो लगता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट इस लड़ाई को हार रही है। ये लड़ाई गलत है। जितना प्रेशर मुझे मिलता है, उतना ज़्यादा मैं रेज़िलिएंट और डिफाइंड बनता जाता हूँ। और पिछले कुछ महीनों में मैंने ये साबित भी कर दिया, जब मेरे फ्रांस में फँसे होने की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। मुझसे कहा गया कि दूसरे कंट्रीज़ में कुछ करो, वहाँ के कुछ चैनल्स ब्लॉक करो, टेलीग्राम के काम का तरीका बदलो। और मैंने सिर्फ़ इनकार ही नहीं किया, मैंने पूरी दुनिया को बताया और मैं हर इंस्टेंस के बारे में दुनिया को बताना जारी रखूँगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ख़ासकर फ्रेंच गवर्नमेंट, अगर मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने की कोशिश करे, तो मैं उसके आगे झुकने के बजाय सभी चीज़ें खोने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर तुम इस प्रेशर को एक्सेप्ट कर लो और किसी चीज़ से
एग्री कर लो जो फंडामेंटली गलत है और दूसरों के राइट्स वायोलेट करती है, तो तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम अपनी पुरानी सेल्फ का खाली शेल बन जाते हो, एक गहरे बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। शायद दुनिया में कुछ लोग हैं जो ऐसे कंसिडर करेंगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। टेलीग्राम के गायब होने से कुछ लोग समझते नहीं, खासकर इंटेलिजेंस सर्विसेज़ या गवर्नमेंट्स को ये पता नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने मुझे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया, जो साफ कहें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक भी है। लेकिन मान लो, इसको एक तरह से हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। मैं भूख से मरना पसंद करूँगा और वहीं मर जाऊँगा। पूरा गेम रिबूट कर दूँगा, लेकिन उनका काम नहीं करूँगा। चलो, एक एग्जांपल पूछता हूँ उस चीज़ का, जिसकी तुम बात कर रहे हो। टेलीग्राम की सागा रोमानियन इलेक्शन में कैसी थी? इन सब के बीच भी तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, तो आगे क्या हुआ? और तुम्हें कौन से डिसीजंस लेने पड़े? जब मैं फ्रांस में फँसा था और कुछ महीनों के लिए देश छोड़ नहीं पा रहा था, तो मुझे स्टेट फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज़ के हेड से मिलाने का ऑफ़र आया। ये एक बंदे के ज़रिए आया, जिसे मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। वो फ्रांस का जाना-माना टेक एंटरप्रेन्योर है और वेल कनेक्टेड है। उसने कहा, "ये आदमी तुमसे मिलना चाहता है।" मैंने कहा, "ठीक है, पर मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा।" मैं मीटिंग में गया और मीटिंग के अंत में मुझसे कहा गया कि रोमानिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो गलत है। मुझे नहीं पता तुमने रोमानियन इलेक्शंस की पूरी सागा फ़ॉलो की या नहीं। वहाँ पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। उसके रिज़ल्ट्स कैंसल हो गए और जब मेरी वो मीटिंग हुई, तब रोमानिया नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। कंज़र्वेटिव कैंडिडेट एक ऐसा इंसान था जिसे फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं टेलीग्राम पर वो सभी चैनल्स बंद कर दूँगा या बंद करने के लिए रेडी हूँ, जो उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे या उनके खिलाफ थे? यानी जिस बंदे को वो पसंद करते थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा, देखो, अगर टेलीग्राम के रूल्स वायोलेट नहीं हो रहे हैं, जो काफ़ी क्लियर हैं, जैसे वायलेंस प्रमोट नहीं करना है। अगर कोई पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन या पीसफुल डिबेट है, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकल सेंसरशिप होगी। हमने दुनिया के बहुत सारे देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट की है, एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, मिडल ईस्ट में, और अब हम यूरोप में सेंसरशिप करना शुरू नहीं करेंगे, चाहे जो भी हमसे कह रहा हो। मैंने फ्रेंच इंटेलिजेंस हेड को ये साफ-साफ कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ फँसा हूँ इसलिए तुम मुझे डिक्टेट कर सकते हो, तो तुम बहुत गलत हो। मैं हर बार इसका उल्टा करना ही पसंद करूँगा, और किसी हद तक मैंने वैसा ही किया। अम, मैंने उसके साथ इस पूरी चीज़ की मोरालिटी पर एक छोटा डिबेट किया और फिर एक पॉइंट पर मैंने हमारे बीच हुए इस पूरे कन्वर्सेशन का कंटेंट डिस्क्लोज़ कर दिया, क्योंकि मैंने तो कभी कोई एनडीए साइन नहीं किया था। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, और मुझे ये काफ़ी शॉकिंग लगा कि फ्रेंच गवर्नमेंट के कुछ लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक अगर उनका इस इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से कोई लेना-देना नहीं था और वो इसे अपने पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल गोल्स तक पहुँचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे मुझे पर्सनली और लाखों टेलीग्राम यूज़र्स को सामूहिक रूप से
इंसल्ट किए जाने की एक कोशिश मानता हूँ। और ये काफ़ी अजीब बात है कि आज वही एजेंसी हमसे मोल्दोवा में भी वैसा ही कुछ करने के लिए कहती है। तो उससे भी पहले शायद पिछले साल अक्टूबर या सितंबर में मुझे अगस्त के अंत में पेरिस में अरेस्ट किया गया था। फिर एक इंटरमीडिएरी के थ्रू उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मोल्दोवा में कुछ चैनल्स को हटा सकते हो? क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहा है और हमें डर है कि इन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो सकता है। क्या तुम प्लीज़ मोल्डोवा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स से कनेक्ट होकर इसे सँभाल सकते हो? हमने कहा, ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो हमारे रूल्स को वायलेट करता है। और फिर उन्होंने हमें चैनल और बॉट्स की एक लिस्ट भेजी। उनमें से कुछ बहुत छोटी लिस्ट थी और उनमें से कुछ चैनल्स और बॉट्स सच में हमारे रूल्स वायलेट कर रहे थे, तो हमने तुरंत ही उन्हें हटा दिया। बाकी सब ठीक थे। फिर उन्होंने कहा थैंक यू और हमें एक और लिस्ट भेज दी। इस बार लिस्ट में दर्जनों चैनल्स थे। हमने उन चैनल्स को देखा और हमें एहसास हुआ कि उन्हें बैन करने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, तो हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि द फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विसेज़ जो हमसे मोल्दोवा में ये सब करने के लिए कह रही थी, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से मुझे बताया कि जब टेलीग्राम ने मोल्डोवा में सिर्फ वही कुछ चैनल्स हटाए जो हमारे रूल्स वायलेट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे इन्वेस्टिगेटिव जज से बात की, जो इस केस में मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं और जज को मेरे बारे में अच्छी बातें कहीं। ये मुझे बहुत कन्फ्यूज़िंग और थोड़ा जैसे शॉकिंग भी लगा क्योंकि इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। कोई एक इन्वेस्टिगेटिव जज से क्यों बात करेगा जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि टेलीग्राम ने फ्रांस में इलीगल कंटेंट हटाने का काम ठीक से किया है या नहीं? मोल्दोवा का इससे क्या लेना-देना? मैं उस मोमेंट पे काफ़ी सस्पिशियस हो गया। याद है ये तब हुआ जब हमने कुछ चैनल्स ब्लॉक किए थे, जो हमारे रूल्स वायोलेट कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने एक लंबी लिस्ट को ब्लॉक करने से मना कर दिया था, जिसमें सारे चैनल्स ठीक-ठाक थे। बस लोग अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ शेयर कर रहे थे। हाँ, मैं उन व्यूज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन उन्हें बोलने का हक है। कोई एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं थे, कोई वायलेंस की कॉल नहीं थी। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अलार्मिंग थी। तभी मुझे लगा कि यहाँ शायद कुछ और ही चल रहा है, जितना मैंने पहले सोचा था, उससे काफ़ी ज़्यादा। शुरू में मैंने सोचा था, हाँ, लोग तो बस इस टेक्नोलॉजी को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। लेकिन मोल्दोवा का केस होने के बाद मेरी सस्पिशन और बढ़ गई। तो जब हेड ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज़ ने रोमानिया को लेकर मुझसे मिलने की कोशिश की, ताकि कंज़र्वेटिव वॉइसेज़ को दबाया जा सके, तब तक मैं काफ़ी शक में पड़ चुका था कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो साफ दिख रहा था कि ये तुम्हें प्रेशर करने की एक सिस्टमैटिक कोशिश थी, ताकि तुम उन पॉलिटिकल वॉइसेस को सेंसर करो, जिनसे फ्रेंच गवर्नमेंट एग्री नहीं करती। और ये कहना ज़रूरी है कि तुमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा फाइट किया है, चाहे लेफ्ट विंग ग्रुप्स हों या राइट विंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे लिए कोई पॉलिटिकल अफ़िलिएशन या फिर आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती। तुम बस एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हो जहाँ जब तक कोई वायलेंस की कॉल नहीं कर रहा,
तब तक हर आइडियोलॉजी और हर बैकग्राउंड का इंसान अपनी बात रख सकता है। यही तो पॉइंट है। और ये मामला रोमानियन चुनावों में कंजर्वेटिव वॉइसेस को सेंसर करने का था, क्योंकि मौजूदा समय में फ्रेंच गवर्नमेंट लेफ्ट की ओर झुकी हुई है। लेकिन अगर हालात उल्टे होते और गवर्नमेंट राइट विंग होती तो तुम लेफ्ट विंग आवाज़ों को सेंसर होने से बचाने के लिए लड़ते, और तुमने अतीत में ऐसा कई बार किया भी है। बिल्कुल। और ये भी आयरनी है कि फ्रेंच पुलिस ने हमसे फ्रांस में टेलीग्राम पर फार लेफ्ट प्रोटेस्टर्स का चैनल हटाने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन हमने मना कर दिया। हमने चैनल को देखा, वे पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। हमारे लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किन लोगों की फ्रीडम डिफेंड कर रहे हैं, फिर चाहे वो राइट विंग वालों की हो या फिर लेफ्ट विंग वालों की। कोविड के दौरान हमने ब्लैक लाइव्स मैटर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले एक्टिविस्ट्स को भी प्रोटेक्ट किया था, और दूसरी तरफ हमने लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को भी सपोर्ट किया। हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो लाइन क्रॉस करके वॉयलेंस की कॉल ना करें या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को उकसाने की कोशिश ना करें। इकट्ठा होना एक फंडामेंटल राइट है। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ऐसे देशों में जीवन नहीं जिया है जहां आज़ादी नहीं है, वे हमेशा ये नहीं समझ पाते कि अपनी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, फ्रीडम्स और अधिकारों से धीरे-धीरे समझौता करना कितना खतरनाक हो सकता है। वो नहीं समझते कि दाँव पर क्या लगा है। हाँ, ये सब एक स्लिपरी स्लोप बन जाता है। तो तुमने कई वर्षों से, यहाँ तक कि अब भी, फ्रांस के बारे में अच्छा बोल रखा है। तुम फ्रांस को पसंद करते हो, जैसे फ्रेंच हिस्ट्री या फ्रेंच कल्चर। लेकिन फिलहाल ये जो सिचुएशन बनी है, ये एक ऐतिहासिक भूल है। सीधी भाषा में कहें तो ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा पीआर मिस्टेक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो अगला पावेल ड्यूरोव बनने की इच्छा रखता है और अगला टेलीग्राम बनाना चाहता है, इसे देखता है, और इसे देखने के बाद फ्रांस में काम करना नहीं चाहता। इस अरेस्ट का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। पूरा लॉ उल्टा यूज हो रहा है। हर तरफ प्रेशर है, अजीब अजीब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ऊपर से इतनी ज्यादा रूल्स और बकवास ब्यूरोक्रेसी, फुल ओवर एक्टिंग लग रही है। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नाइटमेयर है जो दुनिया के लिए कुछ इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो तुम क्या सोचते हो, फ्रेंच सरकार और फ्रेंच सिस्टम में क्या ठीक करने की ज़रूरत है? और थोड़ा ज़ूम आउट करो, क्योंकि तुमने यूरोप में भी ऐसी ही चीज़ें देखी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को मदद कर सकती हैं और उस नेगेटिव ट्रेंड को रिवर्स कर सकती हैं जो अभी यूरोप में दिख रहा है, जहां माहौल एंटरप्रेन्योर्स के लिए और भी कम फ्रेंडली होता जा रहा है। क्या किया जा सकता है? क्या फिक्स किया जाना चाहिए? मुझे लगता है यूरोपियन सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा कि ये पब्लिक सेक्टर कहाँ तक बढ़ना चाहिए और इसे कहाँ रोकना चाहिए। उनके मुताबिक गवर्नमेंट का साइज़ आखिर कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज अगर फ्रांस को लो, जो कि एक खूबसूरत देश है और जहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो वहाँ पब्लिक एक्सपेंसेस देश के जीडीपी का 58% है। ये शायद उतना ही है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, जितना सोवियत यूनियन के पिछले स्टेज में था। तो यहाँ पर एक बैलेंस की दिक्कत है, जहाँ ज़्यादातर लोग स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, बजाय इसके कि देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ग्रेट प्रोडक्ट्स और ग्रेट कंपनीज़ क्रिएट करें। स्टार्टअप फ़ील्ड, ख़ासकर मेरी फ़ील्ड यानी सोशल मीडिया, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। पिछले 10 सालों में फ्रांस में इस फ़ील्ड में सिर्फ़ एक ही बड़ा स्टार्टअप आया। ये एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्क था, जिसे बाद में स्नैपचैट ने खरीद लिया।
लेकिन बेचने से पहले फाउंडर ने मुझसे पूछा था कि क्या उसे सेल करना चाहिए। मैंने साफ कहा, नेवर सेल। तुम्हारे पास एक ग्रेट चीज़ है, बहुत सारे यूज़र्स हैं और कई देशों में अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और ये फ्रांस में अपनी तरह की पहली बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। फिर भी उसने कुछ हफ्तों में बेच दिया और बाद में मैं उससे मिला। वो अब एक नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे पूछा, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या गलत हुआ। उसने बताया कि जब वो अपनी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे जायंट्स से compete करते हुए और इन्वेस्टर्स का प्रेशर झेलते हुए चला रहा था, तो बेस्ट पीपल को हायर करने और उन्हें पेरिस आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, और उसने वाक़ई शानदार काम किया भी था। लेकिन इसी दौरान उस पर एक बेवकूफ़ी भरी इन्वेस्टिगेशन थोप दी गई, और ये शायद फिर से डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज़ से रिलेटेड थी, जो बहुत लंबे समय तक चली और धीरे-धीरे उसकी टीम और कंपनी का खून चूसती रही। नॉन स्टॉप इंट्रोगेशन, डिस्क्लोज़र रिक्वेस्ट्स, और ये एक यंग कंपनी थी। इससे स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया, और एक पॉइंट पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि उसने डिसाइड किया इसे बेच देना ही बेहतर है। आखिर पता चला कि कोई इश्यू था ही नहीं, और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई। उन पर कोई चार्जेस नहीं लगे, लेकिन ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक सोसाइटी ये नहीं समझेगी कि कितने प्रोजेक्ट्स, कंपनीज़ और स्टार्टअप्स कभी बनते ही नहीं या बहुत अर्ली स्टेज पर यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरे देश में बेच दिए जाते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाती है और चीज़ें नहीं बदलती। अभी कुछ दिन पहले ही हम एक आदमी से मिले थे, जो फ्रांस छोड़कर दुबई में बिज़नेस शुरू करने आ गया। फ्रांस छोड़ने की एक बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने उसकी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और उसके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, और वो इन्वेस्टिगेशन जो टैक्स से रिलेटेड थी, मैंने सुना कि पूरे 8 साल तक खींचती रही, और इन 8 सालों के अंत में गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि कुछ भी गलत नहीं था। ही इज़ गुड, इट्स ओके। लेकिन इस दौरान उसके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स फ्रीज रहे और उसका बिज़नेस खत्म हो गया। उसकी दिमागी हालत सिर्फ़ इस एक वजह से बच पाई कि वो दुबई चला गया और यहाँ आकर उसने एक नई कंपनी शुरू की, जो अब बेहद सक्सेसफुल है, और आज वो इसी शहर को, जहाँ हम बैठे हैं, अपनी ग्रेट आइडियाज़ और क्रिएटिविटी से और अमीर बना रहा है। वैसे जब मैंने उससे मुलाकात की, उसकी आंखों में अब भी वो फायर थी, द ह्यूमन स्पिरिट जो एंटरप्रेन्योरशिप को फ्यूल करती है। उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने ऑलरेडी बहुत पैसा कमा लिया था। भले ही उसे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिएट करना चाहता है, और वही फायर ग्रेट नेशंस को फ्यूल करती है। बिल्ड 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 करो, एक्सपैंड करो, लेकिन रेगुलेशन उस आग को बुझा देती है। ऐसे लोगों को चेरिश करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है फ्रेंच पब्लिक या उनके कुछ हिस्से को गुमराह किया गया है। पता नहीं कब से, शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही उन्हें बताया जाता है कि किसी तरह एंटरप्रेन्योर्स उनके दुश्मन हैं, जैसे कि वो इविल रिच पीपल ही हैं जो जो तुम्हारी और तुम्हारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स की जड़ हैं। उनकी ये सोच है कि अगर रिच अपनी सो कॉल्ड काली कमाई को पॉपुलेशन के साथ बाँट दें तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालाँकि रियलिटी में जो लोग ऐसी कंपनीज़ शुरू करते हैं जिनकी आँखों में ये फायर होती है, वो 20-20 घंटे काम करके अपनी ज़िंदगी, अपना लाइवलीहुड सैक्रिफाइस करते हैं। वे लोग बहुत भारी स्ट्रेस झेलते हैं, सिर्फ़ इसलिए ताकि अपना विज़न पूरा कर सकें और सोसाइटी के लिए वैल्यू और अच्छाई ला सकें। वो अच्छे जॉब्स, ग्रेट सर्विसेज़ और ग्रेट गुड्स क्रिएट करते हैं और एक देश को ग्रो कराते हैं, अपने लोगों को प्राउड फ़ील कराते हैं।
और इन्हें चेरिश करना चाहिए। लेकिन सिस्टम उनके साथ क्या करता है? ये उन्हें बाहर निकालता है, क्योंकि शायद टैक्स अथॉरिटी में कोई ऐसा इंसान था जिसने अपने करियर को तेज़ी से एडवांस करना चाहा, और शायद जो बहुत एम्बिशियस था लेकिन उतना स्मार्ट नहीं, और नतीजा ये हुआ कि कंपनी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। और अब उसी एंटरप्रेन्योर को, जिसकी हमने बात की, उसे वापस फ्रांस आने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। उसे बहुत अच्छे टर्म्स ऑफर किए जा रहे हैं। कहा गया, क्या तुम शैम्स एलिज़े पर नया वेन्यू ओपन करोगे? हम तुम्हें बेस्ट लोकेशन देंगे, कुछ फंडिंग देंगे, टैक्स ब्रेक भी देंगे। लेकिन उसका जवाब था, नेवर, ये इम्पॉसिबल है, मैं वापस फ्रांस नहीं आऊँगा। वो अपने एक्सपीरियंस से ट्रॉमेटाइज्ड है, और वो फ्रेंच ही है। वो वहीं पैदा हुआ था, उसके पास एक फ्रेंच पासपोर्ट है। तो जब तक ऐसी चीज़ें नहीं बदलेंगी, फ्रांस और बाकी के यूरोप को इकोनॉमिक ग्रोथ, बजट डेफिसिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी के सभी सोशल और इकोनॉमिक मैट्रिक्स में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये वाकई हार्ट ब्रेकिंग है। मैं इन देशों की हिस्टोरिक और कल्चरल वैल्यू बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूरोप और फ्रांस दोबारा फ्लरिश करें, लेकिन फ्लरिशिंग के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो यहाँ नहीं है।